अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 11 जनरल सर्जरी वॉरफेयर इंजरीज़। ठीक है, बेसिकली वॉरफेयर इंजरीज़ में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। कोई बॉम्ब एक्सप्लोजन है, ठीक है, फायर आर्म इंजरीज़ हैं जिसके अंदर जो है वो गन शॉट के केसेस हो सकते हैं, मिसाइल इंजरीज़ हैं, ये सारी इसके अंदर आ जाती हैं। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी टाइप ऑफ इंजरी हो उसमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम मिसाइल वो बेसिकली क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v1 माइनस v2 का स्केल एम इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बुलेट जो कि पेनिट्रेट कर रही है बॉडी के अंदर। v1 वेलोसिटी एट एंट्री, यानी उस बुलेट ने जब बॉडी के अंदर पेनिट्रेट किया तो एंट्री पे उसकी कितनी वेलोसिटी थी, और वो जब बॉडी से निकली है तो एग्जिट पे उसकी कितनी वेलोसिटी थी। वो डिफरेंस हम फाइंड आउट करके एनर्जी का अंदाज़ा यहाँ से कर सकते हैं। फिर अगर मिसाइल इंजरीज़ की बात करें तो कुछ लो वेलोसिटी होती हैं और कुछ हाई वेलोसिटी होती हैं। जो लो वेलोसिटी होती हैं वो उनकी थोड़ी कम एनर्जी होती है, यानी 100 से 500 जाउल के रेंज में होते हैं, और जो हाई वेलोसिटी होती है वो 2000 से 3000 जाउल के रेंज में होती हैं। ठीक है, अब लो वेलोसिटी जो है इट इज़ कन्फाइंड टू वोन ट्रैक। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक बुलेट है वो आई है एब्डोमेन में, ठीक है, एक साइड से आई है और वो गुजरते गुजरते बॉडी की दूसरी साइड से निकल गई है। ठीक है, तो जो वोंड का ट्रैक है या वो किस किस ऑर्गन से पास की गई है, सिर्फ इंजरी वहाँ होगी जिस ऑर्गन से वो गुजरी है, आसपास कोई डैमेज नहीं होगा। वो लो वेलोसिटी मिसाइल इंजरीज में आता है। ठीक है, और उसको ज़ाहिर है आराम से हम ट्रेस भी सर्जिकली कर सकते हैं। हाई वेलोसिटी वाले जो मिसाइल्स होते हैं वो ना सिर्फ अपने ट्रैक में बल्कि इर्द गिर्द भी बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, और उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं कैविटेशन इफेक्ट। कैविटेशन इफेक्ट ये होता है कि एक तो सीधा सीधा वो जा रही है तो जहाँ जहाँ उसने डैमेज कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन आसपास में भी उसने अपने प्रेशर इफेक्ट दिए हैं। ठीक है, क्योंकि वो इतनी ज़ोर से गुजरती है कि आसपास के ऑर्गन्स भी हिल जाते हैं। ठीक है, उनको भी डैमेज होता है लेकिन प्रेशर की वजह से, उसको हम कहते हैं कैविटेशनल इफेक्ट। अब जो प्रेशर वेव्स हैं वो ज़ाहिर वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है, तो एक से दूसरी जगह वाइब्रेशन ट्रांसफ़र हो रही है, उसकी वजह से डैमेज ज़्यादा हो रहा है। फिर यहाँ पे आपको ये बात बताइए कि जो हाई वेलोसिटी मिसाइल इंजरीज होती हैं ना, उनके अंदर बोन्स और मसल्स भी अफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब जो बोन्स एज अ सेकेंडरी मिसाइल काम करती हैं, यानी अगर फॉर एग्जांपल रिब का फ्रैक्चर हुआ है तो रिब अगर टूट गई है ना तो रिब एज अ सेकेंडरी मिसाइल काम करेगी, क्योंकि रिब के साथ लिवर है तो लिवर आपका जब डैमेज हो सकता है। अगर एक तो वो मिसाइल है जो बाहर से आ रहा है, लेकिन बॉडी की अपनी जो टूटी हुई बोन है वो एज अ सेकेंडरी मिसाइल काम करेगी, यानी वो उससे ज़्यादा डैमेज कर सकती है। उसके बाद है मसल्स। ठीक है, मसल्स भी आपके इसके अंदर डैमेज होते हैं। मसल्स के बारे में इन्होंने ये बात लिखी है कि जो डेड मसल्स होते हैं ना बेसिकली वो बहुत अच्छा मीडियम होते हैं फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस को वो बढ़ा देते हैं। बाकी एक फ्लो चार्ट बुक में बताया हुआ है, वो आप लोग देख लें। ठीक है, कि अगर डायरेक्ट डैमेज होगा तो टिश्यूज़ डैमेज हो जाएंगे, इनडायरेक्ट में होगा कि या तो कैविटेशन हो सकती है यानी प्रेशर इफेक्ट आ सकते हैं, या मसल्स डैमेज हो सकते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरियाज वहाँ आएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, और बाकी ये कि वहाँ पे ज़ाहिर थ्रोम्बोसिस या डीमा वगैरह भी डेवलप हो सकता है जिसकी वजह से नेक्रोसिस होगी। अच्छा, मैनेजमेंट हमने किस तरह से करनी है अगर हमारे पास एक गन शॉट या फायर आर्म इंजरी का केस आ गया है, तो मैंने जिस तरह से करना है कि पहले तो ज़ाहिर है जो नॉर्मल ATLS गाइडलाइंस होती हैं ABCD मेंटेन करनी है, वो बात हो गई। ठीक है, फिर आपने ये करना है कि वुंड को क्लीन करना है विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। ठीक है, और आपने एक लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन लगाना है ताकि आप मिसाइल के ट्रैक को देख सकें कि वो बॉडी में कहाँ कहाँ से गुजरी हो, किस किस चीज़ को उसने डैमेज किया है। ठीक है, और आपने कोशिश करना है कि कम से कम जो स्किन एज है उसको आपने काटना है। ठीक है, फिर सेकंड ये है कि जो डीप फेशिया है उसको भी ज़ाहिर आपको कट करना पड़ेगा ताकि देखना है कि कितना पेनिट्रेशन नज़र आ रही है। न्यूरोवास्कुलर बंडल्स। ठीक है, न्यूरोवास्कुलर बंडल्स में आपने ज़ाहिर वेसल्स को देखना है, नर्व्स को देखना है, लेकिन नर्व्स की डीलिंग बाद में करते हैं। नर्व्स को आप सिर्फ फ्यूचर लगा देंगे ताकि उनको डैमेज मज़ीद ना हो सके और उनको आइडेंटिफाई कर लें कि इनको हमने केयरफुली हैंडल करना है। ठीक है, चौथी बात यह है कि जितने भी अगर फॉरेन मटेरियल है वुंड के अंदर उसको आपने रिमूव कर देना है। जो डेड मसल्स हैं जो ना तो ब्लीड कर रहे हैं ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और अजीब सी उनकी कंसिस्टेंसी हो गई है, कलर भी उनका नॉर्मल नहीं है, उनको आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, डेड मसल को अंदर नहीं छोड़ना, बिकॉज डेड मसल्स वही वाली बात है कि वो इन्फेक्शन के लिए सोर्स होते हैं, तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है डेड मसल है, 4 चीज़ों से। ठीक है, 4 C's होते हैं इसके लिए। कलर से, नॉर्मल मसल का रेडिश सा कलर होता है, तो अगर वो रेड से ब्राउनिश या ब्लूइश की तरफ चला जाएगा तो इसका मतलब है वो डेडनेस की तरफ जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, आप उसको स्टिमुलस देंगे तो कंसिस्टेंसी उसकी आपने देख लेनी है और ब्लीडिंग वहाँ पे नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो कलर, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कंसिस्टेंसी और कैपिलरी ब्लीडिंग, यहाँ से आपने मसल को आइडेंटिफाई कर लिया। टेंडन रिपेयर करते हैं लेकिन टेंडन रिपेयर फर्स्ट स्टेज में नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले आपने बाकी चीज़ों को डील करना है, वो बात के लिए भी हम रख सकते हैं। फिर मेजर वेसल्स। ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो मेजर वेसल्स को रिपेयर करते हैं, और अगर माइनर वेसल्स है तो उनको बस लाइगेट कर देते हैं। जितने भी शटर्ड बोन्स हैं यानी टूट फूट गई हैं बोन्स, उनको आपने जो है वो ज़ाहिर है डील करना है। और ऑपरेशन के टाइम पे वुंड को जो है वो नॉर्मल सलाइन से हम लोग वॉश कर देते हैं। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए ओपन छोड़ते हैं ताकि प्राइमरी क्लोजर उसका हो सके।
अच्छा, उसके बाद है कि जो बोन्स हैं उसको आपने फ़िक्स कर देना है, ठीक है, स्प्लिंट वगैरह लगा के या जिस तरह से भी ट्रैक्शन वगैरह से बोन्स की फ़िक्सिंग भी इंपॉर्टेंट है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ मिसाइल इंजरी, इसमें उन्होंने वही चीज़ें रिपीट की हुई हैं कि आपने स्किन को प्रिजर्व करना है, आपने फेशिया को डिवाइड करना है, आपने वेसल्स को रिपेयर करना है, नर्व्स को रिपेयर नहीं करना है, आपने डेड टिश्यू रिमूव करना है, बोन को स्टेबल करना है, वुंड को ओपन छोड़ना है, और क्लियर एंड क्लोज जॉइंट कैविटी, ठीक है। उसके बाद है मिसाइल वुंड्स ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, कि अगर एब्डोमेन की इंजरी हो गई है तो उसके रिजल्ट में क्या क्या डैमेज हो सकता है और उसको कैसे डील करेंगे। अच्छा, अगर बॉवल की इंजरी होगी फॉर एग्जांपल, तो बॉवल की इंजरी स्मॉल गट की भी हो सकती है, लार्ज गट की भी, ठीक है। स्मॉल गट की अगर होती है तो आपने उसको प्राइमरी रिपेयर कर देना है, ठीक है, यानी जहाँ पे इंजरी है उसको बस आप रिपेयर कर दें। लेकिन अगर लार्ज गट के तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो राइट साइड का है या लेफ़्ट साइड का है, ठीक है। अगर तो वो राइट साइड की है तो आप उसको प्राइमरी रिपेयर करते हैं, लेकिन जो लेफ़्ट साइड की है वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेक्रोसिस फ़ौरन ही डेवलप हो जाती है, तो उस पोर्शन को आप वो नहीं कर सकते प्राइमरी रिपेयर, यानी फ्यूचर नहीं कर सकते, उसको आपने उस पोर्शन को रिजेक्ट करना पड़ता है। रिजेक्ट करके कोलोस्टमी यानी जो कॉलन का पोर्शन उसको स्किन के ऊपर ओपन कर देते हैं और कुछ दिन बाद उसको रिवर्सल कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, रीनल इंजरीज। रीनल इंजरीज़ में ये कि अगर तो बहुत छोटी मोटी हैं तो आप उसको कंजर्वेटिवली डील कर लें, वरना अगर बहुत सवेयर हैं तो ज़ाहिर है आपको नेफ्रेक्टमी भी करनी पड़ सकती है। ब्लैडर एंड यूरेथ्रल इंजरी, ब्लैडर रिपेयर कर लिया, ठीक है, यूरेथ्रल इंजरी को भी आपने सिस्टोटमी कर देनी है। लिवर इंजरी में ये है कि अगर रिब्स की वजह से फॉर एग्जांपल आपके रिब्स ने लिवर को पेनिट्रेट कर लिया और लिवर डैमेज हो गया, तो लिवर ट्रॉमा जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको 3 स्टेजेस बताऊंगी। लिवर ट्रॉमा के मैनेजमेंट के 3 होते हैं लिवर की ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, 3 P's होते हैं, ठीक है। एक पुश होता है, एक प्रिंगल्स मेथड होता है और एक प्रेशर होता है। तो वो हम बेसिकली इसके अंदर जो है ना वो फॉलो करवाते हैं, ठीक है। मतलब पुश या प्रेशर होता है, एक प्रिंगल्स होता है और एक पैकिंग होती है। पुश या प्रेशर ये होता है कि आपने लेप्रोटमी किया, आपने ओपन किया एब्डोमेन, तो जो सर्जन होता है वो अपने हाथ से प्रेशर देता है, हाथ से प्रेशर देने से वो ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, तो शायद उस तरह हो जाए। अगर नहीं होती तो एक होता है प्रिंगल्स मैनावर। प्रिंगल्स मैनावर में ये करते हैं कि जो फोरामेन ऑफ विंसले वाला पॉइंट होता है जहाँ पे जो पोर्टल ट्राइड बनता है वहाँ पे प्रेशर देते हैं, हो सकता है उससे रुक जाए, ठीक है, अगर तो हेपेटिक आर्टरी की वजह से है। तीसरी चीज़ होती है पैकिंग, ये लास्ट ऑप्शन होता है, और इसमें क्या होता है कि रिब्स और लिवर के बीच में हम बहुत ज़्यादा वायर गॉजेस रख देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि प्रेशर इफेक्ट्स की वजह से थोड़ा सा वो ना ठीक हो जाती है, ब्लीडिंग रुक जाती है। उसके बाद स्प्लीनिक इंजरी, अगर तो स्प्लीन आपका डैमेज हो गया अगेन ये भी रिब्स के ही डैमेज होने की वजह से होती है, तो उसमें कंजर्वेटिवली भी जा सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है रप्चर हो गई है तो आपने उसको स्प्लीनेक्टमी कर देनी है, ठीक है। फिर समरीज ऑफ डूज़ एंड डोंट्स उन्होंने लिखे हैं, इसमें अगेन वही चीज़ रिपीट की हुई है। डूज़ में आपको सारे बता चुकी हूँ कि आपने स्किन को, फेशिया को, मसल को, इन सब चीज़ों को डील करना है। डोंट्स में ये है कि बहुत ज़्यादा स्किन आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, ठीक है, की होल सर्जरी करनी है, टेंडन और नर्व्स को रिपेयर नहीं करना, ठीक है, क्योंकि डोंट्स में है ना, तो टेंडन और नर्व को रिपेयर नहीं करना आपने। जो अटैच पीस ऑफ बोन है उसको आपने रिमूव नहीं करना, ठीक है, डीप फेशिया को क्लोज नहीं करना आपने, कोई प्रोस्थेसिस वगैरह अंदर नहीं डालनी, पैकिंग नहीं करनी और स्किन को क्लोज नहीं करना, ये सब बातें इसके अंदर बताएंगे जो डोंट्स में हैं। अच्छा, ब्लास्ट इंजरीज़ पे आ जाते हैं। ब्लास्ट इंजरीज़ क्या होती हैं? Blast injuries refer to biophysical and pathophysiological events and clinical syndrome caused by exposure of living body to the shock, ठीक है, shock waves generated by high explosive, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव की वजह से जब shock waves बॉडी को पेनिट्रेट करती हैं या बॉडी तक आती हैं तो उसकी वजह से जो डैमेज होता है दैट इज़ नोन एज ब्लास्ट इंजरी, जिसमें हाई ऑर्डर भी होती हैं और लो ऑर्डर भी होती हैं। हाई ऑर्डर में सुप्रासोनिक शॉक वेव्स होती हैं बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की, ठीक है, और लो ऑर्डर में क्या होता है थोड़ी कम इंटेंसिटी की होती हैं, सबसोनिक होती हैं। तो ये हाई ऑर्डर में TNT या डायनामाइट ये जो आ जाती है ये हाई ऑर्डर है, और लो ऑर्डर में आपकी ये जो गन पाउडर है या पाइप बॉम्ब्स वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, मैकेनिज़्म क्या होता है? जो हमारे पास ब्लास्ट इंजरीज होती हैं ना उसकी हमेशा ब्लास्ट ओवर प्रेशर होता है, यानी एक तो प्रेशर सिम्टम्स है ना, बेसिकली इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक पॉजिटिव फेज़ होता है, एक नेगेटिव फेज़ होता है। अब नॉर्मल एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका नॉर्मल है, एकदम से जब ब्लास्ट होगा तो ब्लास्ट सारे प्रेशर अपने साथ लेके आ रहा है, प्रेशर की वजह से क्या होगा कि जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनको वो कंप्रेस कर देगा, तो ये जो हाई प्रेशर वाला फेज़ है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है, और इसमें ज़्यादा डैमेज होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जब डिसिपेट करता जाएगा, यानी वो प्रेशर आगे की तरफ ट्रांसफ़र होता जाएगा, क्योंकि मूवमेंट भी तो हो रही है ना, ठीक है, हवा में गैस मॉलिक्यूल्स हैं, मूवमेंट भी हो रही है, आगे आगे वो प्रेशर जाता जाएगा, तो पीछे की तरफ ज़ाहिर है प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, तो वो फिर आपका नेगेटिव फेज़ होता है जिसको हम सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और उसमें ज़ाहिर इतना डैमेज नहीं
नहीं होता। जो ब्लास्ट इंजरीज़ हैं वो आपने फोरेंसिक में पढ़ी होंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी होती हैं। प्राइमरी इंजरी का मतलब है डायरेक्ट जो ब्लास्ट की वजह से बॉडी में डैमेज होगा, मोस्ट कॉमनली आपके लंग्स या जीआईटी अफेक्ट होता है क्योंकि एकदम से प्रेशर सिम्टम्स हैं, ठीक है, कॉम्प्रेसिबल होता है। सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी होती है कि ब्लास्ट की वजह से कुछ इर्द गिर्द की चीज़ें टूट फूट के गिर गई आप तक, ठीक है, आप तक आ गई हैं और उसमें जो इंजरी होगी वो सेकेंडरी होगी। टर्शरी ये होगी कि हमने हिट कर लिया है किसी और चीज़ को, फॉर एग्जांपल एक ब्लास्ट हुआ, एक बंदा दरख्त के साथ जाके लग गया या किसी व्हीकल के साथ जाके लग गया, उसकी वजह से जो उसे इंजरी होगी, जैसे ट्रॉमा है, ठीक है, या क्रश इंजरीज़ हैं, वो टर्शरी होती हैं। क्वाटर्नरी क्या होती हैं कि उसमें आपकी जो लेट स्टेज में, ठीक है, मतलब उस वक्त इंजरी होगी लेकिन मैं प्रेजेंट बाद में करी है, जैसे बर्न्स हैं, सेप्सिस हैं, इनहेलेशनल इंजरीज हैं, वो सब आपकी क्वाटर्नरी में आ जाती हैं। अब इनकी जो जनरल मैनेजमेंट है और एक रीजनल मैनेजमेंट है। जनरल मैनेजमेंट है वही आपने कि ATLS पहले तो ABCD मेंटेन करनी है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, फिर आपने क्लीनिंग वगैरह वुंड की ज़ायरा करनी है, ठीक है, क्लॉथ्स वगैरह क्लीन करने हैं और वुंड को आपने एक्सप्लोर करना है, इरीगेट करना है नॉर्मल सलाइन से और उसको ओपन छोड़ देना है एट द एंड ऑफ ऑपरेशन ताकि वो प्राइमरी क्लोजर उसका हो जाए, ठीक है। और टेटनस की प्रोफाइल एक्सिस जो है वो आपने लाजमी करा लेनी है। फिर रीजनल मैनेजमेंट है। अब देखिए रीजन वाइज क्या क्या हो सकता है। इतनी ज़ोर का ब्लास्ट से आपको ऑडिटरी सिस्टम अफेक्ट हो सकता है, ठीक है, हेयरिंग सिस्टम 3 तरह से अफेक्ट हो सकता है। या तो आपकी जो टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन है, अच्छा, अब इसमें क्या हो सकता है, ऑडिटरी सिस्टम में या तो टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है, जो ऑसिकल्स हैं, मैलस इनकस स्टेपिस, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, या फिर आपका जो इनर ईयर है वो उसमें मसला हो सकता है, कॉक्लिया वेस्टिब्यूल में, तो ज़ाहिर डेफनेस वगैरह हो सकती है। ENT स्पेशलिस्ट जो है वो इसको डील करेंगे। फिर रेस्पिरेटरी में क्या हो सकता है, चेस्ट वॉल प्रेशर है ना, ठीक है, प्रेशर की वजह से एकदम चेस्ट वॉल अंदर जाएगी, आपके लंग्स का जो पेरेन्काइमा है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है, तो आपके एल्वोलाई कैपिलरी डैमेज होगा, ज़ाहिर है वहाँ से पल्मोनरी एडिमा भी डेवलप हो सकता है, या पोस्ट लास्ट रेस्पिरेटरी इनसफिशेंसी भी हो सकती है। इसके अलावा ये हो सकता है कि डिफरेंट टॉक्सिक गैसेस बंदा इनहेल कर सकता है, ठीक है, स्मोक वगैरह, उससे मज़ीद सिचुएशन ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो फिर उसमें क्या करते हैं, ज़ाहिर एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन मेंटेन करते हैं, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन नहीं देनी क्योंकि ऑलरेडी एडिमा डेवलप हुआ हुआ है बॉडी में, और ऑक्सीजन वगैरह देनी है, ठीक है, आपने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देनी है और स्टेरॉइड्स नहीं देने। GIT पे आ जाते हैं। GIT में क्या क्या हो सकता है, ऑर्गन्स की परफोरेशन हो सकती है, ठीक है, परफोरेशन की वजह से ज़ाहिर पेरिटोनियम के अंदर कंटेंट्स चले जाते हैं तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है, ठीक है। और एक्सरे आप करेंगे तो आपको एयर अंडर डायफ्राम नजर आएगी, ये हर परफोरेशन का साइन होता है। और बाकी आपने ये कि लेप्रोटमी वगैरह करके उस चीज़ को देखना है और उसको करेक्शन करनी है, ठीक है। आइज़ में क्या क्या डैमेज हो सकता है, कंजक्टाइवा प्यूपिल्स को आपने देखना है, ठीक है, कि उसके अंदर कोई अल्सरेशन वगैरह तो नहीं हो गया या ब्लड की कलेक्शन तो नहीं होगी, ठीक है। CNS डिसफंक्शनिंग भी कैसे प्रेजेंट करेंगे कि बंदा बेहोश हो सकता है, ठीक है, एक्साइटेबिलिटी गैप नॉर्मल बिहेवियर हो सकता है, तो वो भी आपने ठीक करना है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में ज़ाहिर लिम्ब का कोई फ्रैक्चर हो सकता है या कभी कभी एम्पुटेशंस भी हो सकती हैं, तो उनको फिर अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीट करते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 11 वॉरफेयर इंजरीज ऑफ जनरल सर्जरी। थैंक यू।